गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ये कोविड का दौर है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मास्क लगाकर बैठे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं। मैं इस समय घर पर अकेला हूँ तो मैंने इस वजह से कोई मास्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ। गाइस, बात कर रहे हैं हम लोग कि आपको अपना घर किराए पर देते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ इसका ख़ास ख्याल रखिएगा कि ये कोई एडवाइस नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन है और आपको इस चीज़ का ज़रूर हर हाल में ख्याल रखना है। गाइस, अगर आप अपना कोई भी मकान किसी को भी किराए पर दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है ये कि आप उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाएं। अगर आप घर देना चाहते हैं 11 महीने से ज़्यादा के लिए तो आप उसको एग्रीमेंट को रजिस्टर कराएं, जो कि आपके लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा। और अगर आप उसको 11 महीने से कम के लिए या फिर 11 महीने के लिए देना चाहते हैं गाइस, तो आपको एग्रीमेंट रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल किसी भी कागज़ पे एग्रीमेंट बनाकर उसे नोटरी करा सकते हैं। हाँ, इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखें, इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखें कि ये जो नोटरी होना चाहिए, नोटरी की जो डायरी है उसमें एंट्री होनी चाहिए। बहुत जगह होता है कि छोटी छोटी दुकानों पर लोग डीड राइटर और नोटरी लिख के बैठे होते हैं और वो जब आप उनके पास कोई भी एग्रीमेंट लेके जाएंगे तो आपको वो स्टाम्प लगा कर दे देंगे, लेकिन वो अपनी जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री नहीं करते। तो गाइस, अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है और नोटरी को कॉल किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो गाइस नोटरी जो वहाँ पर बयान देगा, जो गवाही देगा, वो अपने रजिस्टर के हिसाब से देगा। तो इन केस आप अपना एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करा रहे हैं और केवल नोटरी करा रहे हैं तो मेक श्योर कि जो नोटरी का रजिस्टर है उसमें आपकी एंट्री हुई हुई हो। गाइस, एक बात ये है। दूसरी बात गाइस ये है कि जब आप अपना एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आई वुड एडवाइस यू कि आप ज़रूर उसे किसी वकील को दिखाएं और उसकी एडवाइस लें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप खुद बहुत बड़े वकील हैं या आप वकील जितने समझदार हैं या वकील से ज़्यादा समझदार हैं, तो गाइस आप उस एग्रीमेंट को खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें इस बात का बहुत ही ख़ास ख्याल रखें कि जब उस एग्रीमेंट का जो टर्म है, टेन्योर है, वो समाप्त हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका एग्रीमेंट 11 महीने का है और 11 महीने ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद उसका क्या होगा। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीमेंट का टेन्योर है वो ख़त्म हो गया और जो टेनेंट है वो घर छोड़कर जाता नहीं है, वो खाली नहीं करता। आप उससे कहते रहते हैं, वो 1 महीना 2 महीना करता रहता है। तो गाइस, इस केस में आप अपना जो एग्रीमेंट है उसमें ये बात लिखें कि इन केस अगर किराएदार, अगर टेनेंट इस एग्रीमेंट के टेन्योर के बाद घर में रिजाइड करता है तो उसका जो रेंटल होगा वो डबल हो जाएगा। अगर आपका रेंटल 15,000 रुपये महीना है तो वो 30,000 हो जाएगा, अगर 30,000 है तो 60,000 रुपये हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है, आप लिख सकते हैं कि जो अगर किराएदार घर में एग्रीमेंट के टेन्योर के बाद ओवर स्टे करता है तो उसको 500 रुपये पर डे या 1,000 रुपये पर डे या 2,000 रुपये पर डे, जो भी आपके हिसाब से पेनल्टी होनी चाहिए, उतनी पेनल्टी पर डे लगेगी। तो इससे गाइस, जब आपका मैटर अगर कोर्ट में जाता है तो आपके पास एक अच्छा ग्राउंड होगा वो डैमेजेस क्लेम करने के लिए। आप कोर्ट को ये कह सकते हैं कि जो डैमेजेस थे वो पार्टीज के बीच में पहले ही तय हो गए थे और आप जो है वो डैमेजेस सीख करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। आप रेंट कंट्रोल इविक्शन में जा सकते हैं, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जा सकते हैं सिविल कोर्ट के सामने। इसके बाद एक बहुत ही ख़ास ख्याल आपको ये रखना है कि क्योंकि कोर्ट्स में अक्सर कई 5-5 10-10 साल लग जाते हैं और केस सॉल्व नहीं होता है, और इस बीच में जो टेनेंट होता है उसको इस बात का फ़ायदा हो जाता है कि वो घर में ओवर स्टे करता रहता है। तो गाइज़, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज रखें। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, उसके लिए यू हैव टू वॉच अ सेपरेट वीडियो। कोई सेपरेट वीडियो आप देखिएगा या फिर आप गूगल कीजिएगा आर्बिट्रेशन समझने के लिए, और या फिर अगर आप किसी अच्छे वकील को जानते हैं तो आप उनसे आर्बिट्रेशन का मतलब समझ सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद ही अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत काबिल, बहुत समझदार वकील समझते हैं, तो शायद आपको इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइज, आप अपने एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज ज़रूर रखें, क्योंकि इन केस अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर के सामने जा सकता है, जहाँ पर जो प्रोसीजर है वो काफ़ी इनफॉर्मल होता है और जो लंबी लंबी तारीख होती है वो नहीं लगती। हाँ, ये ध्यान रखें कि जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है
वो यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अपॉइंटमेंट किसी एक पार्टी ने ना किया हो। वो अपॉइंटमेंट जो है आर्बिट्रेटर का, आर्बिट्रेटर यानी कि इस केस में आर्बिट्रेटर जज होता है, जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है वो दोनों पार्टी की सहमति से हुआ हो या फिर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कोर्ट के द्वारा किया गया हो। जब आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पास कर देता है किसी भी पार्टी के हक में, तो गाइज उसको फिर आपको एग्जीक्यूट कराना होता है कोर्ट जाकर। वो एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इजी होता है सिविल केस के बनिस्बत, मतलब कि सिविल केस का जो डिग्री है उसको एग्जीक्यूट कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है उसको एग्जीक्यूट कराना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसके एग्जीक्यूशन रुकना नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो प्राइमा फेशा इलीगल हो, बिजार हो या फिर बिल्कुल अपैरेंटली कानून के खिलाफ हो, क्योंकि यूजुअली कोई अच्छा आर्बिट्रेटर इस तरह का ऑर्डर नहीं, अवार्ड नहीं पास करता है। तो गाइस इन सब बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जब आप अपना कोई भी लीज एग्रीमेंट करेंगे या लाइसेंस एग्रीमेंट करेंगे। हाँ, एक बात और है, जब आप अपना एग्रीमेंट करें उसमें एक बात और ये ध्यान रखें कि उसमें रखें अपने पास आप एब्सोल्यूट राइट्स टू मूव इन द प्रॉपर्टी एंड इंस्पेक्ट द प्रेमाइसेस, कि आप कभी भी, जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, वो कभी भी प्रॉपर्टी में जाकर उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ गाइस, फिर ये डिपेंड होगा कि जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ है, जो आपका एग्रीमेंट तैयार हुआ है, वो क्या लीज की फॉर्म में है या वो एग्रीमेंट लाइसेंस की फॉर्म में है। क्योंकि लीज के अंदर कुछ प्रोटेक्शन कानून द्वारा दी गई है लेसी को, लेकिन लाइसेंस के केस में लाइसेंसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर आप कानून समझते हैं, जानते हैं, तो आप ये लीज और लाइसेंस का फ़र्क समझ जाएंगे। फिलहाल आप ये ध्यान दे सकते हैं कि आपको अपने पास इनहेरेंट राइट्स टू इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी रखने हैं जब भी आपको एग्रीमेंट तैयार करेंगे। That's all guys for this, please. That's all guys, thank you.